हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोगों का मेरे चैनल होम केमिस्ट्री क्लासेस पर स्वागत है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर जो कि सितंबर का असाइनमेंट दे चुका है, तो आप लोगों को दिख रहा होगा डिस्प्ले पर कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिया गया है जो कि 5-5 अंक का है। तो इसकी सॉल्व देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखें। प्रश्न ए में जो अ है वह इस तरह से है। एक अभिकारक के संदर्भ में एक अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है यदि इस अभिक्रिया का सांद्रण ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर 2 गुना हो जाए, ऑप्शन नंबर सेकेंड में है आधा हो जाए, तो इनकी अभिक्रिया की दर कैसे प्रभावित होगा। उत्तर की बात करें कि किसी अभिक्रिया के लिए द्वितीय कोटि अभिक्रिया, अतः वेग इज इक्वल टू के जो कि सांद्रता 2 रहेगा। जब इनकी सांद्रता दोगुनी करने पर, अगर वेग की जो सांद्रता है वह दोगुनी कर दिया जाए, उस कंडीशन पर वेग की सांद्रता इस तरह से अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। इसकी जो सेकेंड नंबर ऑप्शन में था तो इनकी आंसर यह है कि सांद्रता आधा करने पर वेग की जो सांद्रता आधा करने से जो वेग की सांद्रता है वह अतः अभिक्रिया का वेग 1/4 गुना हो जाएगा। प्रश्न पहला का ब देखें। प्रश्न है एक अभिक्रिया में सक्रियण संकुल की भूमिका को आरेख के सहायता से समझाइए। जिनकी उत्तर है ऊर्जा अवरोध को जो कि शिखर के उच्चतम ऊर्जा वाले अणु सक्रियण संकुल कहलाते हैं। इसी अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए सक्रियण संकुल का बढ़ना आवश्यक है। अतः कोई अभिक्रिया निम्न पदों द्वारा समझाया जा सकता है या निम्न पदों द्वारा संपन्न होती है। इस तरह से इनकी ग्राफ के द्वारा समझाया जा सकता है। जो कि सक्रियण ऊर्जा, यहाँ से जो रिएक्टेंट है यह रिएक्टेंट जो कि उत्पाद बन रहा है, अभिकारक से जो कि उत्पाद बनता है उस पर जब क्रियाकारक को उत्पाद बनाने के लिए वह अधिकतम ऊर्जा जो कि उस अभिकारक को सक्रिय कर देता है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और सक्रियण ऊर्जा लगने पर जो कि क्रियाकारक और उत्पाद है उसके बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता है या संकुल बनता है उसे सक्रियण संकुल कहा जाता है। जो कि इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जा सकता है। अभिकारक ए और बी है, दोनों आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, उस कंडीशन पर जो कि सक्रियण ऊर्जा बन रहा है और इनकी उत्पाद जो ए उत्पाद और बी उत्पाद बन रहा है। सक्रियत संकुल उच्चतम ऊर्जा अवस्था में होती है, उसकी आयु बहुत कम होती है तथा बनने के बाद वह तुरंत उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ताप में वृद्धि होने पर सक्रियण ऊर्जा के बराबर ऊर्जा रखने वाले तथा सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के बराबर तथा सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा रखने वाले अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। अतः उच्च ताप पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा तथा उससे अधिक ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। निम्न ताप पर टी वाले वक्र के छायांकित भाग लगभग 2 गुना है। प्रश्न 2 की बात करें। नेहा ने अभिक्रिया R जो कि रिएक्टेंट है और P प्रोडक्ट के जिनकी सांद्रता R एवं समय के मध्य एक ग्राफ खींचा। इस ग्राफ के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो कि प्रश्न इस तरह से है। यहाँ पर जो ग्राफ है उनके अकॉर्डिंग देखिए। फर्स्ट प्रश्न यह है कि आकलन दर समीकरण लिखिए। उत्तर समय के साथ जैसे जैसे अभिक्रियाओं की सांद्रता घटती है अभिक्रिया की वेग भी घटती जाती है।
इसके विपरीत अभिक्रिया वेग सामान्यतः अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि होने से बढ़ता है, अतः अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। यहाँ पास एक अभिक्रिया जो कि R रिएक्टेंट और P प्रोडक्ट है, उसके साथ साथ जो यहाँ पास R है यह उसकी सांद्रता और जो यहाँ पास लगा हुआ है वह समय है। तो इनकी जो सामान्य अभिक्रिया है वह R से P की ओर है, जिस पर स्मॉल r जो कि सांद्रता है। अभिक्रिया पर विचार करें जिसमें R अभिकारक एवं उत्पादों की स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। इस अभिक्रिया के लिए वेग व्यंजक होगा वेग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, जिसकी सांद्रता x है। यहाँ x एक स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है और R के समान अथवा भिन्नता या भिन्न हो सकते हैं। उक्त समीकरण से हम निम्न रूप से लिख सकते हैं, वेग इज इक्वल टू के आर एक्स। यहाँ पास जो वेग होता है वह dx अपॉन dt है, जो के आर एक्स के बराबर होता है। और इस तरह से अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 लिया जाए तो इस तरह से जो इक्वेशन नंबर 1 है इसे अवकलन वेग समीकरण कहते हैं। और यहाँ जो k है वह समानुपाती स्थिरांक है, जिसे वेग स्थिरांक भी कहते हैं। इसकी प्रश्न 2 की बात करें, अभिक्रिया की कोटि क्या है? उत्तर, जो इस तरह से अभिक्रिया दिया हुआ है वह अभिक्रिया जो कि शून्य अभिक्रिया की कोटि है। प्रश्न नंबर 3, वक्र का ढाल क्या है? जो कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो k माइनस सांद्रता जो रैखिक रूप से घटती जाती है। प्रश्न नंबर 4, वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? तो यहाँ पास वेग स्थिरांक की इकाई जो कि लिखा जा सकता है, जिसे k इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 5, अभिक्रिया की अर्धा आयुकाल क्या है? तो जो कि यह अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया है, उसकी अर्धा आयुकाल निकालने के लिए इस तरह से व्यंजक के रूप में इसकी अर्धा आयुकाल निकाल सकते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा जितने समय में उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है उसे अभिक्रिया की अर्धा आयुकाल या उस अभिक्रिया की अर्धा आयु कहते हैं। इस समय पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता आधी हो जाती है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो कि यह समीकरण में इस समीकरण में इनकी वैल्यू को रख दिए, उस कंडीशन में उसकी वैल्यू इस तरह से आ जाता है। और यह जो होता है वह इसके हाफ समय को बाहर निकाल दिया जाए, उस कंडीशन में यह जो कि a0 हो जाता है डिवाइडेड बाई 2k। तो इस तरह से उनकी यहाँ पास जो a0 होता है वह a मोल पर लीटर होता है, या इसी को t हाफ इज इक्वल टू a अपॉन 2k लिखा जा सकता है। और उसके साथ साथ अगर k को स्थिरांक के रूप में अगर लिख दिया जाए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में कर दिया जाए, उस कंडीशन t हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a आ जाता है। अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया अर्ध आयु t हाफ अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होती है। इस प्रकार अर्ध आयुकाल एवं प्रारंभिक सांद्रता के मध्य आरेख मूल बिंदु से होकर जाने वाली सीधी रेखा प्राप्त होती है, जिसकी ढाल जो कि इस तरह से 1/2k है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। गैसों का ठोस पर अधिशोषण के लिए दाब का प्रभाव बताइए तथा आर्द्रता नियंत्रण एवं उच्च निर्वात हेतु अधिशोषण के अनुप्रयोग का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का है, यह 2 क्वेश्चन है इस पर, जो कि फर्स्ट वाला 2 नंबर और सेकेंड वाला इस पर 3 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इनके आंसर की बात करें। इसका आंसर यह है कि ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर किसी अन्य पदार्थ के अणु का आकर्षित होना
तथा उस पर बने रहने की परिघटना को अधिशोषण कहते हैं। दाब पर प्रभाव की बात करें तो देखिए, गैस के अधिशोषण के दौरान उनका दाब घटता है तथा ली-सातेलिए के नियम के अनुसार दाब वृद्धि करने पर अधिशोषण बढ़ता जाता है। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा x/m एवं दाब के मध्य खींचे गए वक्र को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। इसकी ग्राफ देख लें। इसकी ग्राफ जो कि इस तरह से यहां पास अवशोषण है और यह जो कि दाब है, और जो दाब होता है वह x/m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह से अधिशोषण पर दाब का प्रभाव बताया जा सकते। बात करते इसकी सेकेंड क्वेश्चन, अधिशोषण के अनुप्रयोग। उच्च कोटि की निर्वात उत्पन्न करने में जिस पात्र में निर्वात चाहिए उसे निर्वात पंप से जोड़कर जितनी तथा संभव हो प्राप्त कर ली जाती है। उसके बाद उसमें कम ताप पर ठंडा किया गया चारकोल डालते हैं, जो पात्र में शेष वायु, नमी, धूल के कण आदि अधिशोषित कर लेता है और निर्वात उत्पन्न हो जाता है। नमी दूर करने में इनकी उपयोगिता देखें। सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल जैसे कुछ यौगिकों में जल वाष्प को अवशोषित करने का गुण होता है, अतः इनका उपयोग वातावरण में नमी दूर करने में तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नमी रहित रखने के लिए तथा आर्द्रता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 अ, निम्न को उदाहरण सहित समझाइए। पहला एरोसॉल, दूसरा हाइड्रोसॉल। इनकी उत्तर देखें। उत्तर नंबर 4 अ, फर्स्ट एरोसॉल। वे कोलाइडी विलयन जिनमें परिक्षिप्त माध्यम द्रव हो तथा परिक्षेपण माध्यम गैस हो उसे एरोसॉल कहा जाता है। उदाहरण बादल, कोहरा, कुहास और कीटनाशक स्प्रे इत्यादि। उत्तर नंबर दूसरा देखें, हाइड्रोसॉल। वे कोलाइडीसॉल जिसमें परिक्षेपण माध्यम जल होता है, जिसमें ठोस के कण परिक्षिप्त रहते हैं। उदाहरण स्टार्च और सॉल। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे? फर्स्ट नंबर, जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडीसॉल में गमन करता है। इसकी उत्तर देखते हैं। जब प्रकाश की किरण कोलाइडी विलयन से गुजरती है तो इस प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है। इस प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जाता है। इसे टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी विलयन में किरण के पथ को प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। जल योजित फेरिक ऑक्साइड साल में सोडियम क्लोराइड विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है। उत्तर, जब सोडियम क्लोराइड को फेरिक ऑक्साइड में मिलाया जाता है तो सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन जो कि माइनस आयन देता है। तब फेरिक ऑक्साइड साल के कण जो कि पॉजिटिव आवेशित होते हैं या धनात्मक आवेशित होते हैं, इस प्रकार वे क्लोरीन ऋणात्मक आवेश की उपस्थिति में जम जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। कोलाइडीसॉल में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तभी देखते हैं इनकी उत्तर। कोलाइडी कण के विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की ओर गति करते हैं और वहां उदासीन होकर जम जाता है।
या स्कंदित हो जाता है।